हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने क्लासेस में पाइथन तो कर ली है, पर पाइथन के साथ साथ सी प्लस प्लस भी आ सकते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को पहले से तैयार होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सी प्लस प्लस एम सी क्यू क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। इसमें आपको करना ये है कि आपको सब हर एक स्लाइड में पहले क्वेश्चंस होंगे, अगली स्लाइड में आंसर, और अगर किसी स्लाइड में कोई थ्योरी देने की ज़रूरत है तो अगले स्लाइड में हमने थ्योरी भी आपके लिए ऐड कर दिया है। तो आपको ये करना है कि आपको देखते जाना है कि आप खुद से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आप उसको नोट करते जाइएगा। टोटल 36 क्वेश्चन हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और आगे वीडियोस आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम है तब तक। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ को आप लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पुट क्या है? अभी ये क्या है ना, पुट सी एच। आपने गेट सी एच के बारे में सुना ही होगा। गेट सी एच क्या होता है? एक कैरेक्टर की मांग करता है। जब तक उसको कैरेक्टर नहीं मिला तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही है पुट कैरेक्टर। ये कैरेक्टर देने के काम आता है, लेने के नहीं। तो अगर ये गेट सी एच होता तो ये इनपुट फंक्शन होता। अब बताइए पुट सी एच क्या होगा? इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, वेरिएबल या डेटा टाइप? ठीक है, इसका आंसर होगा आउटपुट फंक्शन। ये कैरेक्टर देने के काम आता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ सोल्यूशन में बता रखा है कि आउटपुट फंक्शन है, और पुट सी एच क्या करता है? ये एक फंक्शन है जिसका मेनली काम क्या होता है? कैरेक्टर को प्रिंट करना आपके स्क्रीन पे, जहां भी उस कर्सर का करंट पोजीशन है वहां पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग इज फंक्शन, ऑपरेटर, कांस्टेंट या डेटा टाइप? लॉन्ग क्या होता है? ठीक है, मेरे को लगता है आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप पॉज करके आप खुद से आंसर कर लीजिए, फिर सुनिएगा मुझे। ठीक है, लॉन्ग, डबल, इंट, कैर, स्ट्रिंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके डेटा टाइप्स हैं। लॉन्ग क्या बताता है कि हम लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे इंट इंटीजर टाइप का, फ्लोट फ्लोट टाइप का। ठीक है, ये क्या है? हमारा डेटा टाइप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोनियो डॉट एच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट। कोनियो डॉट एच क्या है? डेटा फाइल, हेडर फाइल, लिंकर या प्रोग्राम ब्लॉक? ठीक है, कोनियो डॉट एच क्या है? आपका हेडर फाइल होता है कोनियो डॉट एच, टू डॉट एच। STDIO डॉट एच क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ऐसे ही ये कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? गेट सी एच हो गया आपका, या फिर वही अभी अपन पढ़े पुट सी एच हो गया आपका। इन सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोनियो डॉट एच। ये एक्चुअली क्या है? ये आपके हेडर फाइल्स हैं जिसकी मदद से, अभी देखिए आपने ये फंक्शन का इस्तेमाल करना है, गेट सी एच, पुट सी एच, पर इस फंक्शन के बारे में आप अपने प्रोग्राम में कहीं बता नहीं रहे हैं। ये आपके ऑलरेडी आपके लाइब्रेरीज में इसके कोड्स लिखे होते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा। उसी के लिए आप इससे रिलेटेड हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। और ये स्टार्ट किससे होता है? हैश से। इसलिए इनको क्या बुलाते हैं? प्री प्रोसेसर्स। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल है। आगे, अब इनमें से कौन प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है? देखिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज वो होता है ना कि वैसा लैंग्वेज जिसमें आप बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, दोनों बताते हैं, वो होते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब इसमें नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है? सी, जावा और C++, तीनों प्रोसीजरल लैंग्वेज है। आपका SQL हो जाएगा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज के, आप याद कर लीजिएगा। फॉर्ट्रन, कोबॉल, एल्गल, बेसिक, C++, जावा, पास्कल, ये सारे क्या हैं? आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। नॉन प्रोसीजरल के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं मैंने। SQL, प्रोलॉग, लिस्प, ये सारे क्या हैं? आपके नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द टर्म डैश मीन्स द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। बताइए, मल्टीपल फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, इसको क्या बुलाते हैं? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के किस कॉन्सेप्ट को ये बोलते हैं? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेंबर फंक्शन या इनकैप्सुलेशन? नाम ही है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मल्टीपल फॉर्म्स लेने वाला, तो मल्टीपल फॉर्म लेने वाले एबिलिटी को हम क्या बुलाते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसके साथ मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है जो जो इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? आप अपने माता पिता से कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं,
यही हो गया आपका इनहेरिटेंस। आपने कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट से इनहेरिट करी है, तो इनहेरिटेंस क्या हो गया कि पेरेंट ऑब्जेक्ट से कुछ प्रॉपर्टीज एक जो करेंट ऑब्जेक्ट है वो इनहेरिट कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं? इनहेरिटेंस। इसका इस्तेमाल कोड रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं और मेनली आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए इनहेरिटेंस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़े ही। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो मल्टीपल फॉर्म ले सके, या फिर अगर एक काम को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले। चलिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप गाड़ी जब चला रहे होते हैं, अभी इंजन कैसे चल रहा है या फिर इंजन क्या है, कहाँ है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप या फिर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर क्या हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, उससे आपको काम नहीं है। तो जो इंटरनल डिटेल्स है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। जो काम की चीज़, जैसे ये फ़ोन कॉल में आपका, मान लीजिए फ़ोन की बात करते हैं, तो वो फ़ोन में अभी बैकएंड में क्या हार्डवेयर लगे, कैसे चल रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है? आपको बेसिकली जो आपका काम है उससे मतलब उसके अंदर क्या कोड लिख रखे हैं, एक जो भी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर या ओएस है उसके अंदर क्या कोड, उससे आपको क्या मतलब है? तो जो अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हाइड करना इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है बाइंड करना। अगर आप मल्टीपल डेटा को एक साथ बाइंड कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में, उसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दो तरह का होता है, एक लॉजिकल, एक होता है बिटवाइज। यहाँ पे पूछा है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन किसकी मदद से करते हैं हम लोग? एंड, नॉर, और, या ये प्लस प्लस। ठीक है, ये प्लस प्लस की बात सबसे पहले करते हैं। ये प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाता है। अब अगर इसको आप किसी एक ऑपरेंड के पहले लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट। अगर ऑपरेंड के बाद लिखते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब जब आप एक चीज, तो आप ध्यान दे रहे होंगे, एक ही ऑपरेंड के साथ लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? यूनरी ऑपरेटर बुलाते हैं। ठीक है, अब प्री और पोस्ट का मतलब क्या है? प्री का मतलब ये है कि पहले हम इंक्रीमेंट कर लेंगे तब बाकी आगे का काम देंगे। मतलब प्री इंक्रीमेंट का जो प्रेसिडेंस होता है वो पोस्ट इंक्रीमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट कर लीजिए, फिर इस ए की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, तो ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। चलिए, अब ये तीनों लॉजिकल है, इसमें लॉजिकल एडिशन कौन सा है? और ऑपरेटर। आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीन क्या है? मीन क्या है? एक फंक्शन। अगर इसमें ये पूछ देता कि इसमें सिर्फ मीन क्या है, तो ये क्या था? इस फंक्शन का नाम था, आइडेंटिफायर था ये। अभी कंबाइंडली क्या है? ये कंबाइंडली एक फंक्शन है। तो मीन क्या है? आपका एक फंक्शन है। जहाँ से अगर सी की बात करें तो मेन फंक्शन से ही कंट्रोल जाता है और वहीं से काम आपका शुरू होता है। ठीक है, मेन क्या है? एक फंक्शन है। चलिए, अब एक क्लास का क्या फ्रेंड नहीं हो सकता? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या एक ही फ्रेंड होगा, या एनी नंबर ऑफ फ्रेंड हो सकता है? एक क्लास के कितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्लास के कितने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनी नंबर। अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको आइडिया आपको होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। तो डेटा हाइडिंग एक कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो उसके बाहर से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि बाहर से उसको कोई इस्तेमाल ना किया जा सके। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन इस रूल को ब्रेक कर देता है। वो क्या करता है कि बाहर का कोई दूसरा फंक्शन जो इसका फ्रेंड है वो इसके मेंबर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वही है। डेटा हाइडिंग इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। इट रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड दैट पर्टिकुलर क्लास। जिस क्लास के अंदर वो प्राइवेट, जिस पर्टिकुलर क्लास का वो प्राइवेट मेंबर्स है, वो डेटा हाइडिंग उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि बाहर से कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिमिलरली द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाई जो उस क्लास का डिराइव्ड क्लास हो उसी से, और इसके अलावा बाकी इनएक्सेसिबल होता है बाहर से उसको एक्सेस करना, किनको? प्राइवेट मेंबर्स को। बट इस चीज को फ्रेंड फंक्शन ब्रेक कर देता है। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है? अलाउज अस टू एक्सेस मेंबर फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अगर आप एक फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, इसकी मदद से आप उस क्लास के बाहर से भी उसके मेंबर फंक्शंस का एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। और एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एक क्लास के कितने भी नंबर, अ क्लास मे, यहाँ पे एक्चुअली राइट टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स मे हैव एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, डेटा हाइडिंग। आसान है डेटा हाइड, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में थोड़ा ये सारे क्वेश्चंस आपके 12th के क्वेश्चंस हैं, बिहार बोर्ड के 12th के क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़ा ना एक्चुअली लिखने में थोड़ी गलती हुई है। तो ये एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है ना कि प्राइवेट क्लास मेंबर्स की मदद से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा हाइडिंग को। बस ये क्वेश्चन में थोड़ी सी हेर फेर है, क्वेश्चन का मीनिंग उतने अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। तो डेटा हाइडिंग हम लोग किसकी मदद से इंप्लीमेंट करते हैं, एक्चुअली डेटा हाइडिंग के अंदर ही तो हम लोग प्राइवेट क्लास मेंबर्स बनाते हैं, ताकि हम लोग जो काम का चीज़ नहीं है वो दिखाई नहीं बाहर। ठीक है, प्राइवेट क्लास मेंबर अपन किसके अंदर करते हैं, डेटा हाइडिंग। अभी जस्ट इसके बारे में देखे भी, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पहले होता क्या है। अभी जैसे आप लोग पाइथन पढ़ के आए ना, तो प्लस का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली तो एडिशन के लिए भी कर सकते हैं और कॉन्कैटिनेशन के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑपरेटर का मतलब बदले हुए उसके और भी हम इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। अब आपको इसमें वही चीज़ ध्यान रखना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम मॉडिफॉर्मिज्म, इट इज़ एन आइडिया ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। जैसा मैंने आपको भी बताया कि कोई एक ऑपरेटर है, उसको एक स्पेशल मीनिंग आप देना चाहते हो, उसको और कोई एक पर्टिकुलर काम देना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। जैसे प्लस था, उससे हम लोग ऐड तो कर ही पा रहे थे, साथ ही हम लोग कॉन्कैटिनेट भी कर पा रहे थे। तो ये क्या है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वही सारी चीज़ें लिख रखी है इन C++ वी कैन मेक ऑपरेटर्स वर्क फॉर यूजर बाय क्लासेस एंड सो ऑन। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया ताकि आप अगर उसको वापस से आप PDF पढ़े तो आप समझ सकें। ठीक है, चलिए एक चीज़ और इसमें मैंने डाल रखा है कि जो इंपॉर्टेंट है आपको याद है, इसमें कौन से ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपका साइज ऑफ हो गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, फिर क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हो गया, फिर टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये भी थोड़ा सा इसके लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ये समझने में इसका सिमेंटिक सही नहीं आ रहा है। इसमें एक्चुअली ये पूछना ये चाहता है ना कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स क्या होगा। तो एक तो पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग पहले ऑपरेटर लिखते हैं, फिर वो जो पर्टिकुलर ऑपरेटर आपको देना है वो देते हैं और 2 ब्रैकेट ब्रेसेस देते हैं। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, जबकि ये गलत है क्योंकि इसमें वो ऑपरेटर पहले दिए हैं, तो ये गलत है। ये OP क्या होता तो कुछ है ही नहीं, OP नहीं, ऑपरेटर पूरा लिखते हैं। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर टाइप। इसमें कैरेक्टर टाइप्स को लेने के क्या क्या काम आते हैं, एक तो कैर भी है और आपका इसमें वाइड कैर भी होगा। वाइड कैर क्या होता है, कैर के अंदर आपका फिक्सेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ ASCII कैरेक्टर्स ले सकता है। अगर आपको वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब इवन अगर आप यूनिकोड के बाकी दूसरे लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स भी आपको चाहिए होंगे, उसके लिए आप इस्तेमाल किसका करते हैं, वाइड कैर का। तो इसके ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, चलिए वही इसके बारे में जो मैंने आपको बताया वही दे रखा है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है वो बताना है। ठीक है, अब अगर आपको पता हो, जैसे हम लेट से लिखते हैं INT स्टार P, इसका मतलब क्या है कि एक P नाम का वेरिएबल है जो कि एड्रेस रखेगा किस तरह का, इंटीजर टाइप का वेरिएबल का, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा इंट F ब्रेसेस। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा और इसके अंदर जो भी देंगे उस तरह की वैल्यूज़ ये अपने पैरामीटर से लेगा। चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शन पे चलते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर ना, पॉइंटर टू एन एरे ऑफ कैरेक्टर ना। अभी ध्यान से देखिए, इसके पैरामीटर में क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, इसके पैरामीटर में क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर। तो पॉइंटर टू अ फंक्शन टेकिंग अ कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट, ठीक, कैरेक्टर पॉइंटर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, चलिए कोई दिक्कत ना है, ये भी सही है। पर आगे रिटर्न्स एन इंटीजर, क्या ये सिर्फ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, नहीं, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, किसके लिए, इंटीजर के लिए। तो फंक्शन टेकिंग अ कैरेक्टर पॉइंटर, हाँ भैया सही है, फंक्शन एक फंक्शन है जो क्या ले रहा है, कैरेक्टर पॉइंटर ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न क्या कर रहा है, अ पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, हाँ ये भी दिख रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है,
आप पॉइंटर टू एन इंटीजर, जैसे आपको भी बताया ना मैंने, आई एन टी स्टार पी, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंटर है किसके लिए, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, पॉइंटर टू एन इंटीजर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, तो इसका बेस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी आसान, अगर आप पॉइंटर पढ़ रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें से कौन सा इलीगल है, ये तो ठीक है भैया, एक पॉइंटर डिक्लेयर करा है आईपी नाम का, कोई दिक्कत ना है इसमें, जो कि किस तरह का वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का। ये एक स्ट्रिंग करके, आप स्ट्रिंग एस करके आपने क्या बनाया है, स्ट्रिंग एस करके आपने एक वेरिएबल बनाया सिंपल सा, ठीक है, और स्ट्रिंग एस पी करके आपने क्या बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर आप जीरो डाल दिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जीरो रखते हैं, उसका मतलब क्या, आप उसके अंदर कोई किसी भी एलिमेंट का एड्रेस नहीं रख रहे हैं, आप एक्चुअली उसके अंदर नल रख रहे हैं। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी वही एक पी आई नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बना जिसके अंदर जीरो रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, लास्ट ऑप्शन में क्या है, आई एन टी आई, एक इंटीजर करके आई, मतलब एक आई नाम का वेरिएबल बना जो इंटीजर टाइप का डेटा रख सकता है। अब अगला एक डबल टाइप का बनाए हम डीपी करके, एक डबल टाइप का टीपी करके हम एक क्या बनाए, पॉइंटर। तो ये डीपी कैसा है, डबल टाइप का, तो ये किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ डबल टाइप का। पर आप इसके अंदर किसका एड्रेस रख रहे हो, आई का। आई क्या था, आई इंटीजर था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा कि अगर आप डबल टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डबल टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस रख सकते हैं। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन आप और बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो, कि वैसे पॉइंटर को, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वैसा पॉइंटर जिसके अंदर हम किसी भी तरह का वेरिएबल का, किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको किस तरह का पॉइंटर बुलाते हैं, उसको आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट को हम लोग और क्या बुलाते हैं, इसके बारे में मैंने क्लासेस में बहुत बारी बात कर रखी है, इवन मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी डाल रखा है कि कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, लिटरल्स भी बुलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से एरे का सबसे करेक्ट डिक्लेरेशन कौन सा है। ठीक है, एक एरे है जो किस तरह का डेटा रखने वाला है, इंटीजर टाइप का, उसका नाम ही रख दिया एरे और उसका साइज दे दिया 10 और सेमी कोलन भी है, ये तो ठीक है। चलिए आगे, इसमें सेमी कोलन मिसिंग है, गलत हो गया। इसके अंदर एरे का साइज ही कहाँ है, साइज ही नहीं दे रखा है, तो ये भी गलत। और एरे का साइज हम लोग बड़ी ब्रैकेट में देते, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं, ये क्या है, एरे का नाम, और ये क्या बताते हैं इसके अंदर हम, एरे का साइज, और ये उस एरे में किस तरह का डेटा टाइप हम लोग रखने वाले हैं। एरे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप रखता है, इसीलिए हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है। एरे का हर एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होगा। चलिए, और इसके अंदर हम बताते हैं कि उस एरे में हमको कितना साइज चाहिए। एरे का एक बार हम लोग साइज डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। आपको इंडेक्स पूछा है, किसका इंडेक्स पूछा है, आपको लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पूछा है। अगर किसी एरे में 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो आप लास्ट का इंडेक्स बताइए। इंडेक्सिंग हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और 9 एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 8। आसान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, एरे का इंडेक्सिंग से क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम फेच कर पाते हैं, और जो पहला एलिमेंट है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। तो 9 एलिमेंट्स है, तो आप बना के देख लीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, तो लास्ट जो एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्स क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 7th एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे। अब 7th एलिमेंट चाहिए, 7th एलिमेंट की बात कर रहा है, तो जो भी 7th एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इस एरे की 2 ही साइज वाला, हम बोले सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स बताइए, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा इंडेक्स 1। तो 7th का इंडेक्स क्या हो जाएगा 6, तो ए ऑफ 6 ये आपका हो जाएगा सही आंसर। अब इसमें बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं उस एलिमेंट को फेच करने के लिए, तो ये गलत हो गया उस हिसाब से। ये तो भैया आप 8th एलिमेंट का बात करें तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे तो आप पूरे एरे को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए हाँ, इवन यहाँ पे आप पूरे एरे को प्रिंट नहीं करवा रहे। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर ये 1D एरे है तो एरे में जैसे लेट से INT
एरे का नाम और आपने लेट से दे दिया 2। तो इसका अगर आप इसमें प्रिंट करवा रहे हैं एरे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको इस एरे के पहला एलिमेंट, इस एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस दे रहा होता है। बस एरे का नाम अपने पहले एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ए ऑफ 0 का एड्रेस दे रहा होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत काम आएगा एरे में। एरे का नाम उस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस दे रहा होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब अगर अभी तक जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आप समझ गए हो तो ये भी बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। अच्छा, इसका आंसर मैंने शायद से गलत दे रखा है। अभी जो आपको पॉइंट बताया कि ये जो एरे है, कोई भी एरे है, लेट से एक एरे है 5 साइज का, लेट से, ठीक है। तो इस एरे का पहला एलिमेंट कौन देगा, पहला एलिमेंट को क्या पूछा इसने, एड्रेस पूछा है। तो एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें शायद से मैंने कुछ और आंसर दे रखा है, हाँ ये आंसर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस देता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब अगले पे चलते हैं। आसान सा ये भी है। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन अ प्रोग्राम। कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर है, एरर को क्या बुलाते हैं, बग, और उसी को ढूंढ के दूर करने के तरीकों को क्या बोल देंगे, डिबगिंग। ये बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब पॉइंटर इज, एक पॉइंटर क्या होता है आपको भी मैंने बताया, INT*P। इसका मतलब क्या हुआ, P एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस रखेगा किसका, इंटीजर टाइप के वेरिएबल का। ठीक है, द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ये भी बात ठीक है। एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल बात ठीक है, पर पूरा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल रखता है, तो ये बात पूरी ठीक नहीं है। तो देखते हैं और बेटर कुछ है क्या। एन इंडिकेशन ऑफ द वेरिएबल टू बी एक्सेस नेक्स्ट, नहीं भैया ये प्रोग्राम काउंटर तो नहीं है। अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेसेज, ये परफेक्ट लग रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर करता है। हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। तो सबसे बेटर आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे ये भी पढ़ लेते हैं, द डेटा टाइप ऑफ एन एड्रेस, नहीं डेटा टाइप की तो बात ही नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी आसान है। अगर आप कैरेक्टर के बारे में जानते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर H इन कैरेक्टर वेरिएबल नेम्ड इनिशियल। एक वेरिएबल जिसका नाम है इनिशियल, उसके अंदर आप H एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं। एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो तो वैसे ही हट गए। अब यहाँ पे आप दोनों में सिंगल कोट्स है, इसमें सेमी कोलन है, इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आसान है, बस छोटे छोटे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बाकी तो प्रोग्रामिंग इज इजी। ठीक है, अब टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट आपका जेनरिक फंक्शन जेनरिक क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट को आप क्लास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन जेनरिक फंक्शन में स्केलर वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, तो टेम्पलेट आपका स्केलर वेरिएबल भी हो सकता है। तो हाँ क्या हो जाएगा, दोनों में से दोनों सही हो जाएंगे, इधर ए और बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इधर ए और बी। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट इज C++ का एक टूल है जिसकी मदद से आप जेनरिक प्रोग्राम बनाते हो, मतलब जेनरिक फंक्शन जेनरिक क्लास दोनों बनाते हो आप। अब द सिंपल आइडिया इज टू पास द डेटा टाइप। अब कोई भी आप डेटा टाइप पास कर दिए, उसके अकॉर्डिंग आपका हर तरह का काम इसके अंदर हो जाएगा। अब उसी कोड को बार बार आपको चलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, द फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये अभी आप बात कर चुके हैं कि अगर एक वैसा फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसमें एक ही ऑपरेशन बार बार, मतलब द फीचर दैट अलाउज सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली, एक ही काम हो रहा है डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, तो हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स इज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें तो सबसे बढ़िया है कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ये तीनों तो कुछ होता ही नहीं है। पुट एक फंक्शन है वो तो चलेगा, पर ये दोनों तो कुछ होता ही नहीं है। तो टू राइट डेटा दैट कंटेन्स वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रीम। अब एक डेटा आपको राइट करना है जो कि रखेगा एक वेरिएबल किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, टू एन ऑब्जेक्ट
ऑफ टाइप स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कौन से ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें सिंपल है इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट भी दे रखा है। इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, ये आपका C++ में इस्तेमाल होता है। उसके इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ यू डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं एज कस्टमर फर्स्ट और कस्टमर सेकेंड या सेकेंड कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू। ठीक है, पहला, ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एन स्टैटिक मेंबर डेटा। ये तो बिल्कुल गलत है। स्टैटिक मेंबर डेटा के लिए सेपरेट कॉपी नहीं बनता है, एक ही कॉपी बनता है, उसी को सब लोग शेयर करते हैं। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एनी मेंबर वेरिएबल, ये बात भी ठीक है। चलिए एक और ऑप्शन पढ़ते हैं। ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एनी नॉन स्टैटिक मेंबर। अब नॉन स्टैटिक मेंबर ये सबसे बेहतर आंसर है। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैटिक की जब आप बात कर रहे हैं इसमें मेंबर फंक्शन भी आ जाता है, मेंबर वेरिएबल भी आ जाता है, इसीलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि नॉन स्टैटिक मेंबर के अंदर मतलब ये आ जाता है कि दोनों चीज़ें, मेंबर वेरिएबल भी और मेंबर फंक्शन भी। अब इसका रीजन भी दे रखा है मैंने कि स्टैटिक मेंबर जो होता है उसके लिए एक बार मेमोरी एलोकेट हो जाता है और सारे ऑब्जेक्ट जो हैं उसी मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में आप जानते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, एक पेरेंट होता है उसी का सब लोग शेयर करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। इनहेरिटेंस प्रिंसिपल क्या करता है वो, क्लासेस विद द सेम नेम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर, ना ये ना। अगला, नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, जनरल कैटेगरी मतलब क्या, आप एग्जाम्पल लीजिए एनिमल्स का, ये आपका जनरल कैटेगरी हो गया। अब एनिमल्स के अंदर डॉग्स आ जाते हैं, गोट आ जाता है, तो ये सब क्या है, ये अभी डॉग को भी हम जानवर बुलाएंगे, आप गोट को भी जानवर बुलाएंगे, तो ये सब क्या है, ये सब आपका, इसको भी जानवर एनिमल बुलाएंगे, इसको भी एनिमल बुलाएंगे। तो जेनरिक जो है, जो जनरल कैटेगरी है उसी का तो इन सब पे भी लग रहा है कि डॉग भी एक जनरल एनिमल में आ रहा है, आपका गोट भी एनिमल में आ रहा है, टाइगर भी एनिमल में आ रहा है। तो नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड। अब मेरे को पता है कि एनिमल्स के ये प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, अच्छा देखेंगे डॉग में हाँ वो प्रॉपर्टीज है, हाँ गोट में वो प्रॉपर्टीज है, हाँ, तो इससे हम डॉग को हम एनिमल बुला लेंगे, गोट को हम एनिमल बुला लेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही, इसी प्रिंसिपल को क्या बुलाते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस, कि जो पेरेंट क्लासेस उसी से ये कुछ कुछ चीज़ें इनहेरिट करेगा। डॉग, जानवर के गुण डॉग में भी होंगे, गोट में भी होंगे। ठीक है, उम्मीद ये भी आसान था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामर डिफाइंड। प्रोग्रामर डिफाइंड बोल लीजिए या यूजर डिफाइंड बोल लीजिए। फंक्शन कैन बी वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन ओनली, वॉइड फंक्शन ओनली, इधर वैल्यू रिटर्निंग और वॉइड फंक्शन। कोई भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं वॉइड फन और कुछ पैरामीटर दे दिए, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं, वॉइड फंक्शन है। अगर इसी की जगह पे आप इंट दे दिए तो ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये फंक्शन कुछ नहीं भी रिटर्न कर सकता है और किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का डेटा भी रिटर्न कर सकता है। तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल डेफिनेशन ही है। अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों ही ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता करते हैं तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ यू असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ऑफ एनी वेरिएबल इन द फंक्शन प्रोटोटाइप पैरामीटर लिस्ट, देन अब पैरामीटर लिस्ट में आपने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, तो इसके लिए आपको सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जितने डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे वो एक साथ होने चाहिए और राइट में होने चाहिए, एकदम राइट में। इसके बीच में कोई नॉर्मल आप पैरामीटर नहीं रख सकते हैं। जितने भी आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारे एक साथ होने चाहिए और आपके राइट में होने चाहिए। पहला ऑप्शन, ऑल अदर पैरामीटर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, ना ऐसा तो कुछ ना है। ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ द वेरिएबल, ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी डिफॉल्ट वैल्यूज।
ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ द वेरिएबल, मतलब हर वेरिएबल के राइट वाले सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज। हाँ ये तो ठीक है। ऑल पैरामीटर टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की बात कर रहा है, नहीं राइट में एकदम एंड में होना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। नो अदर पैरामीटर इन द प्रोडक्ट कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू, मल्टीपल डिफॉल्ट वैल्यूज हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये। क्यों, आपको इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी आप डिफॉल्ट वैल्यूज देना चाहते हैं पैरामीटर में, वो एक साथ होने चाहिए और किधर होने चाहिए, आपके राइट साइड होने चाहिए, एकदम एंड में होने चाहिए। ठीक है, ये भी आसानी था। चलिए अगला, अब फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, या तो ये कंस्ट्रक्टर होगा तो डिस्ट्रक्टर होगा। ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, अब जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तब जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जो फंक्शन कॉल होता है उसको क्या बुलाते हैं, डिस्ट्रक्टर। बस, अब अगर क्रिएट हो रहा होता तो कंस्ट्रक्टर, खत्म। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट एफिशिएंट डेटा टाइप फॉर अ वेरिएबल दैट स्टोर लेटर सी, सिर्फ एक लेटर की बात कर रहा है सी, तो एक लेटर को स्टोर करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा, आसान है, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का हम इस्तेमाल करते हैं, इजी था बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू यूज अ क्लास टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स, अगर आप एक ऐसे क्लास का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि एक क्लास के वैसे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना चाहते हैं जिसको अलग अलग प्रोग्राम्स के हम इस्तेमाल कर सकें, तो उसको हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो उस क्लास को हम लोग हेडर फाइल में, हेडर मतलब सबसे टॉप पे, हेडर फाइल नहीं, हेडर में सबसे टॉप पे हम लोग उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ये भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान है, अभी तक तो आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। बताइए इसमें एरे इनिशियलाइजेशन सी प्लस प्लस में कौन सा परफेक्ट है, ये ठीक है, ये नहीं, साइज नहीं है, ये नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत, इसमें ये गलत, इसमें साइज नहीं है, इसमें ये जो साइज देते हैं वो बड़ी ब्रैकेट पे देते हैं। अब ये क्या किए हैं, ये हम लोग डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दिए हैं, मतलब 3 साइज का है उसमें 1 2 3 एलिमेंट भी हम इनिशियलाइज कर दिए हैं। तो पिछले वाला सिर्फ डिक्लेरेशन था, ये डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी इसमें हो रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा है। अब एरे है, अब इसमें क्या है ना, एरे का आपको ये दे रखा है कि एरे का कितने डायमेंशन का एरे है, तो बस आप मान के चलिए कि 1D एरे की बात हो रही है। हाउ इज द सेकेंड एलिमेंट एड्रेस की बात नहीं कर रहा, एलिमेंट की बात कर रहा है। इन एन एरे एक्सेस बेस्ड ऑन द पॉइंटर नोटेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट चाहिए ना, लेट्स से 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट, 0 1 2। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एस्ट्रिक ऑफ ए का मतलब क्या है, मान लीजिए जिस एरे का नाम ए है, तो अगर हम ए देते हैं तो हम क्या बताते हैं, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट के एड्रेस की बात करता है। जैसे ए मिला उसका मतलब क्या हो गया, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, उस पर एस्ट्रिक लगा लिया। एस्ट्रिक और एंड परसेंट क्या होता है, जाने दुश्मन होता है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू है वो दे दो। उसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मान लो यहाँ पे आपका 1 था 2 था 3 था, तो इस पे जो वैल्यू है वो दे दो। ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, 1 + 2। अभी आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, पहला एलिमेंट में 2 जोड़ के रिटर्न कर रहा है, पर आपको क्या चाहिए था, सेकंड एलिमेंट चाहिए था। पहला एलिमेंट में 2 जोड़ के नहीं चाहिए था, आपको सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। अगले पे चलते हैं, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब जो ब्रैकेट में पहले काम उसका होगा a + 2। अब a का मतलब क्या हुआ, a क्या है, इस एरे का नाम है, इसके पहले एलिमेंट की एड्रेस की बात कर रहा है। +2 का मतलब क्या हुआ, अब ये पहला एलिमेंट से आप 2 एलिमेंट आप क्रॉस करने की बात कर रहे हो, तो 2 एलिमेंट क्रॉस करो तो कहाँ पहुंच जाओगे, 0 से 1 2, आप पहुंच गए सेकेंड एलिमेंट के पास। ठीक है, आप कहाँ आ गए हो, सेकेंड एलिमेंट के पास। अभी भी कहाँ हुआ, एड्रेस ऑफ a(2), अभी भी आपको सेकेंड एलिमेंट के एड्रेस पे। अब उसके ऊपर लग गया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या है, आप एस्ट्रिक क्या करता है, वैल्यू एट ऑपरेटर। जैसे ही एंड परसेंट पे एस्ट्रिक लगा, ये एंड परसेंट को काट देगा, आपको क्या मिल गया, उस पर्टिकुलर 2th इंडेक्स का एलिमेंट। हमको वही तो चाहिए था, सेकेंड एलिमेंट चाहिए था, सेकेंड एलिमेंट हमको मिल गया, तो ये बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। अगले ऑप्शन को देखते हैं, अगले ऑप्शन क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन में क्या है आपका, एस्ट्रिक ऑफ a + 2। ए का मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए का पहला एलिमेंट, उस पर लग गया एस्ट्रिक,
तो इससे क्या हो गया, ये दोनों कट गया, ये क्या दे दिया, वैल्यू, मतलब 1 1 + 2 पे फिर से आप एस्ट्रिक लगा रहे हो, मतलब आप एक वैल्यू पे एस्ट्रिक लगा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, तो वैसे ही गलत है। और ये तो आप ऐसे देख सकते हो, इसके ऊपर एड्रेस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। हाँ, यहाँ पे हमको मांग रहा है एलिमेंट, मतलब वैल्यू मांग रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आपको थोड़ा सा, आपको एरे का कॉन्सेप्ट और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी इसमें कुछ ना कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार और उसको आप जरूर देखिएगा, एरे के कॉन्सेप्ट थोड़े और आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो इस एरे के क्वेश्चन को एक बारी और आप रिपीट करके देख लीजिएगा मेरा। ठीक, चलिए अब हाउ आर स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटेड इन द C++। स्ट्रिंग्स क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपल है, क्या स्ट्रिंग क्या है, एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, खत्म, आसान है, इजी। और बाकी पढ़ने की जरूरत है ना है, ये भी कुछ कुछ भी लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, तो ये क्या है आपका एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए, यही था आपके टोटल 36 क्वेश्चंस। इतने में आपके कितने सही हुए आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी 36 में अगर आपके 25+ हैं तो बहुत बढ़िया है, 20+ भी है तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। तो बाकी कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।